अस्सलामुअलैकुम। परी और ज़हीर के पूरे केस के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक की सारी कहानी आपको बता रही हूँ। पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए, और ये दूसरा पार्ट है जिसमें मैं आपको 15-15 मिनट्स के सारे क्लिप्स बनाऊंगी और उसमें मैं आपको पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक की कहानी सुनाऊंगी। तो पीछे मैं जो बता चुकी हूँ वो आपने सुन लिया। उसके बाद अब हम आगे शुरू करते हैं। अब यूट्यूबर्स की मेरे साथ हो गई जी जंग शुरू, क्योंकि आपको पता है कि मुझे मिलियंस में व्यूज़ आते थे। आपको पता है मेरे चैनल को अभी 2 ही साल हुए थे, और 2 ही सालों में सिर्फ 1 साल जो है वो तो गुजर गया ये ज़हीर परी केस में, और 1 ही साल में मुझे 5 लाख सब्सक्राइबर्स मिल गए। 4.25 लाख सब्सक्राइबर्स थे मेरे जब मैंने ये केस शुरू किया। मेरे खिलाफ यूट्यूबर्स ने एक मुहिम चलाई जिसमें उन्होंने कहा कि इसको मिलाइन करो, इसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करो, इसे डराओ। जब आप एक लड़की की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो क्या होता है कि ऑब्वियसली लोग उससे मुतनफ़र होते हैं, और लोग जो हैं वो खुद से तस्दीक तो करते नहीं हैं, तो लोग यकीन कर लेते हैं। और लोग इसलिए भी यकीन कर लेते हैं कि एक तरफ सच बोलने वाला एक बंदा हो और दूसरी तरफ 150 बंदा रोज़ाना आकर आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन करे, आपको मिलाइन करे। तो लोग समझते हैं कि इतने सारे लोग कह रहे हैं तो शायद सच कह रहे होंगे। मुझे डराने के लिए इन्होंने कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दी, फ़ोटोशॉप की हुई पिक्चर्स लगाना शुरू कर दी, गंदी गंदी बातें करना शुरू कर दी। मेरी फैमिली के ऊपर बातें नहीं की, बल्कि मेरे इन लॉज के ऊपर बातें की। उसकी वजह ये थी कि सब इनको पता था, ये बड़े चालाक लोग थे। इनको पता था कि एक लड़की जो मैरिड होगी, अगर उसके इन लॉज के ऊपर हम बातें करेंगे तो ऑब्वियसली ये प्रेशर में आएगी और वो इसको मना करवा देंगे और ये टॉपिक पे बोलना छोड़ देगी। और इस सारी गेम के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो कौन था? आसिम उर्फ ताहिर, जो कि परी का ताया है, सगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि परी के एक ताया हैं अज़ादार, जो कि बाहर रहते हैं अब्रॉड, और वो जो अज़ादार साहब हैं वो भी परी के सगे ताया हैं। लेकिन ये लोग बताते अपने आप को ये हैं कि परी के कज़न है, परी के वालिद के कज़न है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर आप लोग इतनी शरीफ फैमिली थे और आप लोगों ने कभी किसी के साथ कोई धोखेबाजी नहीं की थी, तो आप लोगों को अपने असली नाम क्यों छुपाने पड़ रहे हैं? आपको अपनी आइडेंटिटीज़ क्यों छुपानी पड़ रही हैं? आपको अपने शहरों से भागना क्यों पड़ रहा है? आप लोगों के ऊपर केसेस क्यों हैं? जब मैंने ये सब बातें बताई तो मेरे ऊपर जो प्रेशर आया वो इस तरह से आया कि मेरे खिलाफ ये नैरेटिव बिल्ड किया गया कि ये लड़की व्यूज़ की खातिर ये सब कुछ कर रही है, माँ बाप को मजबूर कर रही है, उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रही है, झूठ बोल रही है, और मेरे बारे में ये सारा नैरेटिव बिल्ड करके लोगों को मुझसे काफ़ी ख़िलाफ़ करवाया गया। ये वो वक्त था जब काफ़ी लोगों ने गालियाँ लिखना शुरू कर दी कमेंट्स में, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखो आपने एक बाप को इतना मजबूर किया कि वो कुरान उठा रहा है, देखो आपने इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा कि लड़की जो है वो अगवा हुई है। और इसमें जो सबसे बड़ी मिस्टेक मैं समझती हूँ वो ये है परी के वकील की, राय खुरम साहब की, क्योंकि ज़हीर उसको लेने गया या वो खुद से आई। इसमें जो टैक्सी वाली कहानी थी उसके बाद यूट्यूबर्स ने और इसको जो है ना रगड़ना शुरू कर दिया, और इसको जो है ना मिलाइन करना शुरू कर, और इस पे कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। हालांकि मैंने आज तक परी से जितनी दफ़ा भी बात की उसने कहा मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। बेशक वो ज़हीर को बचाने के लिए कह रही हो, खुद को बचाने के लिए कह रही हो, या लॉयर की कहने पे कह रही हो, लेकिन फिर एक नई थ्योरी शुरू हो गई। और वो यूट्यूबर्स की नई थ्योरी ये थी कि जनाब हमारी लड़की, ये कहानी भी ये ताहिर उर्फ आसिम ने तमाम यूट्यूबर्स को कही कि अब क्योंकि लड़की उस तरफ है, हम कोई भी बात करते हैं ज़ुनैरा डायरेक्ट जाके, क्योंकि आपको याद होगा मैंने जब लड़की का इंटरव्यू किया था तो लोगों ने आके कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दिया कि अगर आप इतनी सच्ची हैं तो रिकॉर्डेड इंटरव्यू आपने क्यों किया है, आप जाके उसे लाइव लें। तो आपको याद होगा मैं परी के साथ लाइव आ गई थी, और मैंने एक लाइव नहीं किया था, उसके साथ 2-3 लाइव किए थे। फिर इन्होंने क्या हरकत की, लाइव देखने के बाद अब इनके पास कोई जवाब नहीं बचा, तो इन्होंने कहा कि अब हम नया इल्ज़ाम क्या लगाएं। तो उन्होंने नया इल्ज़ाम ये लगाया कि परी को भैंसों वाले टीके दिए जाते हैं, उसको नशा करवा के इस तरह के जवाब दिलवाए जाते हैं। ठीक है, ये सुनने के बाद तो मैं हैरान परेशान रह गई, क्योंकि झूठ का, प्रोपेगेंडे का कोई भी एंड नहीं होता, कोई भी एंड नहीं होता। फिर ये सारा कुछ किया गया। फिर उसके बाद आपके जो मज़ीद सवाल लिखे हैं वो पढ़ती जाती हूँ और आपको जवाब देती जाती हूँ। फिर एक बहुत बड़ी तादाद जो मुझे फॉलो करती थी उनके 2 धड़े बन गए। एक वो थे जो पेरेंट्स की साइड पे चले गए, और एक वो थे जो मेरी साइड पे, जो हक परस्त थे, जो मान रहे थे, जो जान रहे थे कि सच्चाई यही है जो ज़ुनैरा दिखा रही है, बता रही है और जाके दिखा रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने इस चीज़ को इस तरफ ले लिया कि उन्होंने ये कहा कि नहीं 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 नहीं, हम पेरेंट्स को नहीं सपोर्ट करते, हम दरअसल उस लॉजिक को सपोर्ट करते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे सपोर्ट तो लड़कियां घर से भागने
की आदी हो जाएंगी और लड़कियां जो हैं वो घर से भागना शुरू कर देंगी। यहाँ पे मेरा एक सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर आप सर्वे चेक करें, हर रोज़ पाकिस्तान के अंदर 750 कोर्ट मैरिजेस हो रही हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कोर्ट मैरिजेस मुल्तान में हो रही हैं। और मुल्तान के अंदर जो कोर्ट मैरिजेस हो रही हैं वो 12-12, 11-11, 13-13 साल की हो रही हैं। तो मेरा ये सवाल है कि सिर्फ एक लड़की को उसके शौहर से अलग कर दिया गया और उसके ऊपर एक गलत इल्ज़ाम लगा के गैंग का, तो जो 750 रोज़ाना शादियां हो रही हैं उसके लिए बैरियर क्यों नहीं कर बन रही है लोग, या उसके लिए सोसाइटी क्या अपना अहम किरदार अदा करे? कोई नहीं कर रही ना। वो 750 शादियां तो रोज़ हो रही हैं, रोज़ तलाक़ें भी हो रही हैं, शादियां भी हो रही हैं, लड़कियां भाग भी रही हैं। या तो फिर ये है कि आप अपने कानून को मजबूत करें, और उसी को मजबूत करने के लिए हमने जो जवाबी वार किया वो ये किया कि मैंने जाफरी साहब के साथ मिलकर एक आवाज़ उठाई कि हम कानून बनाते हैं, से नो टू लव मैरिज और से नो टू कोर्ट मैरिज, कि भाई कोर्ट मैरिज होनी ही नहीं चाहिए, बंद हो जानी चाहिए। लेकिन उसको भी इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। मतलब जो मुनाफिक होता है ना, वो कभी किसी साइड पर जाता ही नहीं है, वो बस आपको मिलाइन करने पे लगा हुआ है। और ये यूट्यूबर्स जो हैं, ये मुझे क्यों मिलाइन कर रहे थे? क्योंकि ये सोच रहे थे कि जिस स्पीड से ये लड़की आगे जा रही है, जिस स्पीड से इसके व्यूज़ आते हैं, जिस तरह से लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं, जिस तरह से ये 24 घंटे कैमरा ऑन करके हर चीज़ लाइव दिखाती है, हमारी तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। तो हम क्यों ना इसी को इतना गंदा कर दें कि लोग इस पर ट्रस्ट ही ना करें। ये किया इन्होंने मेरे साथ। अच्छा, फिर ये सवाल है आपका कि जी एक लाहौर की यूट्यूबर खातून है, उनका और आसिम साहब का आपस में क्या रिश्ता है? आसिम उर्फ ताहिर। तो मैं बता दूं कि इनका वही ताल्लुक़ है जो हर ख़राब अंकल आंटी का होता है, और इसके हमारे पास प्रॉपर प्रूफ हैं। और ये जो मरी माल रोड पे जाके करते रहे हैं ना, वहाँ से लोग हमें डायरेक्ट इनकी फुटेजेस बना के भेजते रहे हैं, लोग हमें पिक्चर्स भेजते रहे हैं। लेकिन हमारा वो काम नहीं है कि हम आगे सोशल मीडिया पे उस तरह से दिखाएं, हम सिर्फ बात ही करें तो काफ़ी है। इस हद तक गंदगी फैलाई गई, और यहाँ तक भी बातें हो रही थी कि वो, आपने पंजाबी में एक कहावत सुनी होगी कि उत्तू मियाँ तस्बी विचू मियाँ कसबी, यानी कि ऊपर ऊपर से भाई कहा जा रहा है और अंदर क्या किया जा रहा है अंदर कुछ और चल रहा है गेम। और उसका सबसे बड़ा सबूत आप ये देखें कि खातून अपनी कम्युनिटी लगाती है कि कल मैं उस शख्स के साथ, यानी कि ताहिर उर्फ आसिम के साथ लाइव आऊँगी, और वो इतने यूट्यूबर्स को छोड़ के सिर्फ इस खातून के साथ हामी भरता लाइव आने की, लेकिन एंड टाइम पे वो इस औरत के साथ लाइव नहीं आता। और वो लाइव किसके साथ आ जाता है? वो जमादार के साथ। जमादार के साथ लाइव क्यों आता है? अब ये सवाल है आपका। जमादार के साथ इसलिए लाइव आता है क्योंकि जमादार ने आज तक जब भी कोई लाइव किया है, जब भी कोई प्रोग्राम किया, उसने उनसे पूरी डिक्टेशन लिया कि आप लोग मुझे बताएं, जो कहना है मैं वो कहूँगा, जो नहीं कहना वो नहीं कहूँगा। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आपको याद होगा कि लास्ट लाइव में जब उसने आसिम उर्फ ताहिर को लाइव लिया, उनकी सारी कहानियाँ सुनी, सबसे पहला सवाल, अगर वो सच्चा सहाफ़ी होता ना, तो पहला सवाल ये पूछता कि भाई आपका नाम ताहिर है या आसिम है? आप अपना ID कार्ड दिखाएं, आप भागे हुए क्यों हैं, आप 20 साल तक मफरूर क्यों रहे? ये सवाल तो पूछे नहीं। अच्छा, वो आकर कहता रहा नहीं नहीं हमने तो किसी के पैसे नहीं खाए, हमने तो कुछ नहीं किया, वो ये करके ओके चला गया। लेकिन लोगों का प्रेशर था कि डॉक्टर साहब को भी बीच में लो। अब डॉक्टर साहब के साथ मेरा लाख इख्तलाफ सही, मुझे जहर से भी बुरे लगते हैं, लेकिन देखा जाए तो मेरा पर्सनल इख्तलाफ तो कोई नहीं, क्योंकि मैं उस शख्स को जानती नहीं, वो शख्स मुझे जानता नहीं, उसे मेरे फैमिली बैकग्राउंड का पता नहीं, मुझे उसके फैमिली बैकग्राउंड का पता नहीं। अगर उस शख्स ने मुझे इतना मिलाइन किया तो उसने क्यों किया? क्योंकि वो ईमानदारी के साथ इस बात पे यकीन कर रहा था कि वो लड़की अगवा हुई है। लेकिन जब उस शख्स के सामने ये सच्चाई आई कि नहीं भाई हकीकत कुछ और है, नहीं भाई ये तो डबल शाह फैमिली है, नहीं भाई ये तो डिफॉल्टर फैमिली है, भागी हुई फैमिली है, नहीं भाई इनकी लड़की खुद गई है, नहीं भाई ये मामला तो कुछ और है, तो फिर वो बंदा उनके खिलाफ बोलना शुरू हो गया, जो कि उसका राइट है। अगर उसने पैसे दिए तो वो पैसे लेगा। लेकिन इसी दौरान आप ये देखें, यही आसिम उर्फ ताहिर ये डॉक्टर को फ़ोन करके कहते थे जज को ख़रीदना है पैसे दे दो, शेल्टर होम वालों को ख़रीदना है पैसे दे दो। और आज वो लाइव आकर क्या कहता है कि हम तो कभी जजेस को ख़रीद ही नहीं सकते, हम तो कभी शेल्टर होम वालों को ख़रीद ही नहीं सकते। तो आपको अंदाज़ा हुआ कि कितना बड़ी फ्रॉड फैमिली है। कोई आम फैमिली का बंदा जिनकी लड़की को अगवा किया गया हो, वो कभी खुदा ना खास्ता अपने होशो हवास में नहीं रहते।
इनको तो पूरा, ये तो अपनी पूरी गली के अंदर यूट्यूबर्स को बिठाते थे और उनको प्रॉपर एक एक लाइन देते थे, पूरा स्क्रिप्ट देते थे कि आज के व्लॉग में आपने क्या बताना है। ऐसा तो सिर्फ एक मास्टरमाइंड और एक बहुत बड़ा डिफॉल्टर और बहुत बड़ा फ्रॉडिया इंसान कर सकता है, जो इन्होंने किया पूरी गेम बना के। और फिर आप देखें कि अब ये मैं नहीं कह रही, जब मैं कहती थी तो यकीन नहीं आता था, क्योंकि सारी बात है जो यूट्यूबर्स बिके हुए हैं, जिन्होंने कैमरे लिए हैं, जिन्होंने फ़ोन्स लिए हैं, जिन्होंने पैसे लिए, जिन्होंने एयर टिकट्स लिए हैं, वो अपने मुंह से तो कभी आपको नहीं बताएंगे कि हाँ हम ये सब कुछ लेते रहे हैं। वो बस एक ही काम करते रहे हैं कि हमारी साइड से बोलने वाले तो 150 हैं, इसकी साइड से बोलने वाली ये अकेली है, इसी को गंदा करो, इसी को गंदा करो, इसी को मिलाइन करो। तो वो मुझे करते रहे। लेकिन अब आपने देखा कि दूसरी साइड से किस तरह से बातें खुल रही हैं, किस तरह से पैसों की बातें सामने आ रही हैं, फ्रॉड की बातें सामने आ रही हैं, जजेस को खरीदने की बातें सामने आ रही हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर साहब को कहा गया कि आप हमें चुपके से पैसे दे दें, हमारे नाम पे नहीं, इन नामों पे पैसे भेजें। क्यों इन नामों पे पैसे भेजें? क्योंकि इन्होंने तो अपने नाम बदले हुए थे। अब एक बंदा ताहिर बन के बात कर रहा है और वो पैसे मंगवाए आसिम के नाम पे। आसिम उसका डिफॉल्टर वाला उसका नाम है, यानी वो वाला डिफॉल्टर आसिम जिसके पीछे सारी दुनिया भाग रही है, वो वाला नाम भी नहीं दे सकता। तो ऑब्वियसली वो बहाना करेगा कि मेरे पीछे तो एजेंसीज पड़ी हुई हैं। यहाँ पे मेरा एजेंसियों से एक मुतालबा है और उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग बराए मेहरबानी एक्टिवली अब आएँ। ये मैं आपको कहूँ, पहले ही बता दूँ ऑडियंस को कि इसको हमारी एजेंसीज शुरू में देख रही थी और हमारी एजेंसीज जो है वो राब्ते में भी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अल्टीमेटम दे के ना परी के वालिद को छोड़ दिया था। ये उस वक्त छोड़ा था, मैं आपको बता दूं, जिस वक्त ये अपने सेक्ट के जो उलमाए कराम है उनको सड़कों पर लेकर आ गए थे और इनका मकसद था सड़क पे खून खराबा कराना। फिर इनको रेंजर्स के हेडक्वार्टर में बुलाया गया था और वहाँ पर इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया था, इनको बता दिया गया था। तभी उसके बाद वो जो उलमा थे ना खास सेक्ट के, वो पीछे हट गए थे, क्योंकि उनको सच्चाई का पता चल गया था कि ये जो बाप और ताया हमें बता रहे थे, जिसके लिए हम सड़कों पर निकल के ये सब करने वाले थे, ये तो ऐसा है नहीं। उसके बाद इन्होंने डॉक्टर को बाहर फ़ोन किया और कहा कि एजेंसियां हमारे पीछे पड़ गई हैं, आप हमें पैसे भेजो और बराए मेहरबानी जो है ना हम लड़की को वापस ले आएंगे। हमारा जज के साथ भी सेटलमेंट हो गई है, हमारी जो है वो अल्लाह माफ़ करे शेल्टर होम वालों के साथ भी सेटलमेंट होगी। तो अब आपको समझ आ गई है। और ये जो लड़की गई है ना, ये किन शराइत पे गई है वो भी मुझे पता है। इंशाल्लाह आप एक दिन देखेंगे मैं परी के साथ बैठ के दोबारा व्लॉग बना रही होंगी। कुछ चीज़ें जो है ना वो वक्त पे अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, फिर मुझसे ये सवाल पूछा गया, क्या खोया क्या पाया? मैं आपको बताऊं, मेरा ज़मीर बिल्कुल मुतमईन है। तो मैंने ये पाया कि मैंने अपने रब की खुशनुदी पाई। मैंने ये पाया कि अगर कोई आपको पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पे लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठाओ तो बड़ा ही आसान हो जाता है आपके लिए, तो मैंने इस मुल्क के अंदर रहते हुए इस प्रेशर को बियर किया। मेरे इन लॉज ने, मेरी फैमिली ने मेरा साथ दिया, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बहन भाइयों ने मेरा साथ दिया, मेरे बहनोई, मेरी बहनें, सब ने मेरा साथ दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने वक्त के साथ ये सीखा कि आप कट मरो, आप कुछ भी हो जाए, झूठ मत बोलो, सच पे कायम रहो। कोई आपको कितना मिलाइन करे, मेरा रब आज उनको जो मुझे मिलाइन कर रहे थे जलीलो रुस्वा करवा रहा है, और वो आप लोग देख रहे हैं अपनी आंखों से, और सच लोगों के सामने आ रहा है। इससे बढ़ के मुझे अपने रब से और क्या चाहिए? थोड़ा सा मैंने ये खोया कि अभी भी कुछ लोग, मेरी फ़ैन फॉलोइंग में फ़र्क पड़ा, मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया गया, मेरे चैनल को बंद कराने की कोशिश की गई। तो अब क्या है कि यूट्यूब का रोबोटिक सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल होगा और मेरे व्यूज़ भी दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता सेटल होंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि ख़राब फॉलोअर्स को लेने के बजाय बेहतर है कि आपके लॉयल फॉलोअर्स आपको देखें, चाहे वो दुनिया में कोई एक ही क्यों ना हो। क्योंकि कहते हैं कि जब दज्जाल दुनिया में आएगा तो सारी दुनिया दज्जाल की तरफ होगी, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उस वक्त और इमाम मेहदी के साथ सिर्फ 5 या 6 लोग होंगे। तो देखने वाला क्या सोचेगा कि नहीं, जिस तरफ मेजॉरिटी है वो है? नहीं, जो सच्चाई है वो सच्चाई रहती है। और फिर उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी पूरी दुनिया को फतह कर लेंगे। तो मैंने सच बोला है और वो सच अब लोगों के सामने आ रहा है और लोग देख रहे हैं। तो मैंने क्या खोया और मैंने क्या पाया, ये सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रही हूँ। आपने कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया। मेरा ज़मीर मुतमईन है, कम से कम मैं इस बात पे तो नहीं रिग्रेट मुझे कि मैंने झूठ बोला व्यूज़ की खातिर कि भाई सारे वो बोल रहे हैं तो मैं भी उस तरफ को लग जाऊँ। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको मुझ पर पूरा पूरा ट्रस्ट होना चाहिए कि ज़ुनैरा कुछ भी हो जाए सच बोलेगी, झूठ नहीं बोलेगी। इस वीडियो में अभी यहाँ तक, अगले वाले तीसरे पार्ट में फिर मैं आपसे मुलाकात करती हूँ और अगले सवालों का जवाब देती हूँ।